Welcome बच्चों. So today we are going to start our second lecture of government budget and the economy वाला unit जो chapter 10 है हमारा बुक में. लास्ट क्लास में हमने करा था गवर्नमेंट बजट होता क्या है, द मीनिंग ऑफ इट एंड द ऑब्जेक्टिव्स, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट. इसमें अलग अलग किस्म के क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट लाइकली फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स. ठीक है. सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं. अकॉर्डिंगली आई बी टेलिंग यू कहाँ कहाँ पे किस किस्म का क्वेश्चन हमारा बनेगा. तो इससे पहले हम बुक रेफर करें, याद करो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन. गवर्नमेंट बजट हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट बजट वाज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बुक में फाइनेंशियल नहीं था, मैंने ऐड कराया था, तो वही बोल रही हूँ. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing what? Showing item wise estimates of receipts and expenditure of the government during a fiscal year. अब इसके डिटेल में बच्चों में दोबारा नहीं जा रही, ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में ही हमें इसके कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं. सो व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, राइट. सो कंपोनेंट्स अगर हम देखें, सो कंपोनेंट्स में दो चीजें आ जाती हैं बच्चों यहाँ पे. एक है जिसको हम बोलते हैं बजट रिसीट्स और दूसरा है हमारा बजट एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो अब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दो किस्म के होते हैं, तो यहीं पे लिख देती हूँ. देन वील डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल. सो बजट रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड द अदर इज व्हाट वी कॉल एज कैपिटल रिसीट्स. अब ये क्या टर्म्स है मैं अभी बताऊंगी. सिमिलरली बजट एक्सपेंडिचर भी बच्चों हमारा दो किस्म का है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, or so let me write with a different ink. So what we have is revenue expenditure and capital expenditure. ठीक है. अब जब हम बात करें, हमें दोनों जगह एक वर्ड रिसीट्स में और एक्सपेंडिचर में एक कॉमनैलिटी नजर आ रही है बच्चों, रेवेन्यू और कैपिटल. और यहाँ पे भी रेवेन्यू और कैपिटल, तो पहले उसकी बात करेंगे. एक स्लाइड आपको आइडिया दे देती हूँ. व्हाट इज द रेवेन्यू एंड व्हाट इज द कैपिटल आस्पेक्ट, राइट. चाहे वो रिसीट है चाहे वो एक्सपेंडिचर है. तो रेवेन्यू बच्चों वो आइटम होती है विच नीदर अफेक्ट्स, आई रिपीट, नीदर अफेक्ट्स assets nor the liabilities. ठीक है. ना एसेट्स ना लाइबिलिटीज पे कोई भी असर डालेगा, राइट. आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू. सिमिलरली लेट मी राइट फर्स्ट द कैपिटल एस्पेक्ट. कैपिटल आइटम, कैपिटल ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या आइटम होगी जो या तो हमारे, इससे जस्ट ऑपोजिट, या हमारे असेट्स या हमारी लाइबिलिटीज को अफेक्ट करेगा. ठीक है. तो कैपिटल इज वन विच ईदर अफेक्ट्स एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. क्योंकि हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे जरूर हम लिखेंगे. सिमिलरली ओवर हियर एज वेल, ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, जैसे ही रेवेन्यू देखा, चाहे रिसीट या एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज आएगा, वो क्या आएगा वील सी थ्रू एज वी मूव ऑन. बट फिलहाल के लिए अभी इतना याद रखो, जैसे ही रेवेन्यू देखा, रेवेन्यू मतलब जो ना असेट्स ना लाइबिलिटीज पे अफेक्ट करेगा. कैपिटल देखा तो मतलब कैपिटल इज एनीथिंग विच ईदर अफेक्ट्स द असेट्स और लाइबिलिटीज. ठीक है. So with this understanding, let us look over what is given over here, right? So let me erase what I have written ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं. ठीक है. सो यहाँ पे एक बार देखेंगे बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ बजट. यहीं पे इन्होंने शुरुआत में आपको दे दिया. पहला है हमारा रेवेन्यू बजट. ये कंपोनेंट्स एज सच नहीं है, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया टाइप्स ऑफ बजट.
कैपिटल बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट में हमारा क्या आ गया, डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. It explains how revenue is generated or collected by the government and how it is allocated या spent amongst various expenditure heads. रेवेन्यू बजट में क्या दो चीजें आ जाएंगी बच्चों, जो मैंने आपको बताया, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो हमारे बजट के दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, प्रिसाइजली रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. तो सिर्फ रेवेन्यू अलग कर देंगे तो रेवेन्यू बजट बन जाएगा, कैपिटल अलग कर देंगे तो कैपिटल बजट बन जाएगा, ठीक है. सो कैपिटल बजट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. बट हमने किस तरीके से इसको पढ़ना है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया. सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बजट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू receipts and expenditure. So this is the main thing what we are coming on to. So हमारे broad components क्या हैं बच्चों, budget, receipts और budget expenditure, right? So let us look over this now. So moving forward, अगर यहाँ पे आप देखें बच्चों, तो हम आ गए अपने पहले टॉपिक पे, एज इन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट विच इज द बजट रिसीट्स. अब बजट रिसीट्स क्या है, जिसको हम प्राप्तियां बोलते हैं हिंदी में. सरकार को सारे सोर्सेस से, जहां जहां से भी जो जो पैसा मिलेगा, एस्टिमेटेड, राइट, क्योंकि हम अंदाजे की बात करें, एस्टिमेट वर्ड नहीं भूलेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था. जहां जहां से सरकार को कहीं से भी पैसा मिल रहा है, सो दैट एस्टिमेट इज नथिंग बट द टोटल बजट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. तो डेफिनेशन मार्क कर लेंगे बच्चों. बजट रिसीट्स रेफर टू द एस्टिमेटेड, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर, ठीक है. अब बजट रिसीट्स बच्चों दो किस्म की हैं, आपके सामने है बोर्ड पे. सो मैं पहले सिर्फ रेवेन्यू और कैपिटल जैसे मैंने बताया था वही बताऊंगी, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इकट्ठा नहीं पॉसिबल, राइट. सो बजट रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स. जैसे मैंने पहले बनाया, मैं एक्सपेंडिचर नहीं लिखूंगी, आई विल जस्ट राइट द रिसीट्स. सो रिसीट्स दो किस्म की हमने बोला, एक है रेवेन्यू रिसीट्स एंड द अदर इज व्हाट वी कॉल एज कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू मैंने आपको कहा, याद रखना, रेवेन्यू वो होगा, वो एलिमेंट जो ना असेट ना लाइबिलिटी पे असर डालेगा, ठीक है. कैपिटल वो होगा जो या तो एसेट या लाइबिलिटी पे असर डालेगा. कैसे, वी लुक थ्रू द एग्जांपल्स एंड इन मच ग्रेटर डिटेल. सो रेवेन्यू में हमारे दो आ जाते हैं, यहीं पे एग्जांपल आपको दूंगी. सो टैक्स रेवेन्यू एंड व्हाट वी कॉल एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है. अभी मैं कैपिटल रिसीट्स नहीं लिख रही बच्चों यहाँ पे, राइट. सो रेवेन्यू रिसीट्स में दो आ गए हमारे ब्रॉड कॉम्पोनेंट्स, टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू. एग्जाम्पल अब आपको यहाँ पे देती हूँ. अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया, आप अपने पेरेंट्स से अगर पूछें, इफ दे आर लाइक एम्प्लॉयड, सो दे विल बी पेइंग अ टैक्स, अपनी इनकम पे टैक्स फाइल करते हैं, उसको भरते हैं. सो गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कलेक्ट किया, तो क्या हम अपना इनकम टैक्स भरने के बाद, एक साल के बाद या 3 महीने के बाद हम उसको वापस ले लेते हैं? क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी है कि आज गवर्नमेंट ने टैक्स लिया तो उसको वापस पे कर देगी? ऐसा नहीं होता, राइट. तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनी, राइट. सो दिस टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डज नॉट क्रिएट, सो रेवेन्यू एस्पेक्ट की बात कर रही हूं बच्चों, ठीक है. तो इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनी. गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया, क्यों कलेक्ट किया? बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा इस्तेमाल करना है सर्विसेज देने के लिए, ठीक है. तो गवर्नमेंट डज नॉट पे यू बैक द सेम अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट तो दूर की बात है, ठीक है. तो इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, वी आर वेरी क्लियर विद दिस. उसके अलावा क्या गवर्नमेंट ने कोई अपना एसेट बेचा है? क्या गवर्नमेंट ने अपने कोई अगर मैं कहूं से शेयर्स बेचे, कोई कंपनी बेची, क्या गवर्नमेंट ने अपना कुछ बेच के ये पैसा हासिल किया? नहीं. गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया बिकॉज गवर्नमेंट या तो सर्विसेज देने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रही है या फॉर सम अदर पर्पस, राइट. सो वेरी क्लियरली अ टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डज नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी और even does not lead to any creation of any reduction in the assets, right. So does not create a liability and no reduction in assets of
assets of the government. No reduction in assets of the government. ठीक है. So I hope we are clear with the slight basic idea of के रेवेन्यू रिसीट्स में हम किस तरीके से बात करने वाले हैं. ठीक है. तो अब स्पेसिफिक डेफिनेशन, स्पेसिफिक मीनिंग पे आ गए कि रेवेन्यू रिसीट क्या है. शुरुआत में मैंने आपको कहा टू बिगिन विद रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू कंपोनेंट वो होगा कंपोनेंट जो ना असेट ना लाइबिलिटी को इंपैक्ट करेगा. बट रिसीट्स की बात बच्चों, अगर हम स्पेसिफिकली रिसीट्स की बात कर रहे हैं तो रिसीट के लिए या तो लाइबिलिटी गवर्नमेंट की क्रिएट होगी या एसेट रिड्यूस होगा. तो इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो वो रेवेन्यू रिसीट है. ठीक है. तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे बड़ा क्लियरली नजर आ रही है. सो लेट मी इरेज दिस एंड राइट. ठीक है. तो यहाँ पे मार्क करेंगे डेफिनेशन. Revenue receipts refer to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government. जैसे मैंने आपको टैक्स का एग्जांपल दिया. ठीक है. और भी काफी सारे एग्जांपल आएंगे. तो अगर यहीं पे बात करूं एक छोटे से और एग्जांपल की, अगर मैं कहूं आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको फीस पे करनी है, राइट. यहाँ पासपोर्ट बनवाने गए, आपने फीस पे करी, तो गवर्नमेंट ने वो पैसा जो कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट का क्या है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट. क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, बार बार यही चीज दोहराई जाएगी. तो अगर आपने फीस पे करी तो क्या महीने बाद गवर्नमेंट आपको फीस वापस कर देगी? क्या आपने साल की कॉलेज की फीस पे करी तो क्या गवर्नमेंट आपको अगले साल वापस कर देगी? क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बनी? बिल्कुल नहीं बनी. राइट. तो गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे यू बैक दैट पर्टिकुलर अमाउंट. क्या वो जो फीस गवर्नमेंट ने आपसे कलेक्ट करी, गवर्नमेंट ने उसके लिए अपना कोई एसेट बेचा? बिल्कुल नहीं. राइट. सो कॉन्सेप्ट इज दिस. सो रेवेन्यू रिसीट क्या है बच्चों हमारी? विच नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. ऑफ द गवर्नमेंट वाला पार्ट नहीं भूलेंगे बच्चों, बिकॉज हम गवर्नमेंट का बजट पढ़ रहे हैं. वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग दिस. ठीक है. तो इसको स्किप मत करना जब डेफिनेशन अपनी लिखोगे. राइट. उसके अलावा तो दिस इज द मेन डेफिनेशन. जब भी पूछा जाएगा हम यही लिखेंगे. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आगे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी बताऊंगी. अगली चीज भी एक बार देख लेते हैं. दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर, राइट, एंड गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज. रेगुलर एंड रेकरिंग, जैसे एग्जांपल ही दिया, आप कॉलेज की फीस पे कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, आप तीनों साल उसको पे कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज रेगुलर एंड रेकरिंग. टैक्स पे करना है, हर महीने सैलरी आ रही है या हर साल जो टैक्स फाइल होगा, दैट इज अ रेगुलर एंड रूटीन थिंग, राइट. तो रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की रेगुलर और रेकरिंग है. ठीक है. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट अस प्रोसीड नाउ फर्दर. अब इसको यहाँ पे देखें. सो इधर इन्होंने आपको यही चीज बताई हुई है. अभी मैं इसकी बात यहाँ पे जो मैंने डिक्रीज इन एसेट्स आपको समझा दिया, ये और आगे चीज आएगी यहाँ पे, हम इसको स्किप कर सकते हैं. ठीक है. सो कमिंग नाउ to the next thing. So two sources of revenue receipts, very importantly tax revenue and non-tax revenue. ठीक. अब इन दोनों सोर्सेस को हमें पूरा ग्रेटर डिटेल में पढ़ना है. द मीनिंग ऑफ देम एंड द वेरियस एग्जांपल्स गिवन ओवर हियर, राइट. सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टैक्स रेवेन्यू की. तो टैक्स रेवेन्यू क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वो रेवेन्यू, वो रिसीट्स गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस या ड्यूटीज से कलेक्ट करेगी. ठीक है. तो डेफिनेशन मार्क करिए यहाँ पे. टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक. सो टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट. यहाँ पे ट्रांसफर वर्ड भी ऐड कर सकते हैं. नेशनल इनकम के यूनिट में वहां पे ये चीज दोबारा आएगी हमारी. सो कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट. कंपल्सरी क्यों है? टैक्स देना ही पड़ेगा. कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स होता है. दैट इंक्लूड्स द एमआरपी, इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस. यू कांट इवेड इट, राइट. हालांकि उसके भी तरीके हैं बट स्टिल. सो बाय द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट टैक्स is a compulsory payment which has to be paid, otherwise you will be penalized, right. So it's a compulsory payment made by people and companies to the government without reference to any direct benefit in return. उन्हें डायरेक्टली उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मैंने इनकम टैक्स दिया, वो टैक्स पता नहीं किस चीज के लिए यूज हुआ, मुझे नहीं पता, वापस तो ऑब्वियसली नहीं किया जाएगा. तो अगर मेरे घर के पास रोड बन जाती है
तो क्या मैं कहूँ ये मेरे टैक्स के पैसे से बनी है, तो क्या ये मेरी रोड है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? तो याद करो, हमने पब्लिक गुड्स में पढ़ा था कि दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन ड्राइवेबल रिस्क। तो यहाँ पे मेरे को टैक्स का पैसा जो मैं पे कर रही हूँ उसके ल्यू में डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, दैट इज फॉर श्योर, राइट? सो tax is a compulsory payment because it can't be refused. Taxes are spent by the government. Tax receipts are spent by the government for provision of the services for common benefit of the people. ठीक है, तो दिस इज बेसिक। टैक्स रेवेन्यू की डेफिनेशन बच्चों याद करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? अब हम आते हैं नीचे, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू इज ऑफ टू टाइप्स, सो कैन बी क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 3 नंबर में आ जाता है। कई बार आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी आता है, कई बार डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आता है। सो इसको एक बार देखते हैं। सो इफ यू सी इन दिस पेज, अब ये पेज क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है? सो ये बच्चों आपको याद दिलाएगा ऑन स्क्रीन मार्किंग ऑफ सीबीएसई। सो लेट मी टेल यू दी कहानी बिहाइंड दिस। एक्चुअली मेरी बुक मेरे पास घर पे नहीं है, ठीक है? सो आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर, और uh, मेरी बुक स्कूल में है, राइट? बट आई जस्ट थॉट ऑफ दिस आइडिया ऑफ स्टार्टिंग द क्लासेस। सो ये वाला एक डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ मेरे को ऑनलाइन मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, एंड वाइल सीइंग थ्रू दिस आई डिस्कवर्ड कि ये पेज ऐसा इसमें आ रहा है। बट दैट इज नॉट एंड दैट शुडंट बी अ डेटरेंट फॉर मी कि मैं इसके लिए क्लास रिकॉर्ड ना करूं, राइट? तो ये बच्चों एक पेज मिसिंग है। तो पेज नंबर 10.5 आपके पास अपनी बुक होगी, आप उसमें रेफर कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगी विद द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो ये इस तरीके से आ रहा है विच इज नॉट लेजिबल एट ऑल, राइट? तो आजकल जो ओएसएम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, आई वेंट फॉर दैट ऑल्सो, और वहां पे भी हमारे पास एक ऐसी शीट आई थी जिसमें 2 पेजेस रिपीट हुए विद स्कैन और 2 मिस थे। सो व्हेन आई रेड थ्रू दोस पेजेस आई गॉट टू नो, और फिर उसको मैंने रिजेक्ट करके आगे सीबीएसई को वापस किया। पर वो सबके साथ नहीं हुआ जिस किस्म से न्यूज आ रही है, ठीक है? तो नॉनदलेस, एज आई टोल्ड यू, आई कैन एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक, और उसके बाद अगले पेज पे हमारे डिफरेंस दे रखे हैं, तो वी विल डू थ्रू दोज। तो आई हैव गॉट, आई होप आपको यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन ही नजर आ रही है, बिकॉज आई विल यूटिलाइज दिस एज अ बोर्ड, राइट? सो रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? टैक्स रेवेन्यू, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ यहाँ पे बच्चों, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये अभी हमने पीछे बात की। अब टैक्स रेवेन्यू जिसको हमें ग्रेटर डिटेल में पढ़ना है, 2 किस्म का है। सो सारे टैक्सेस या ड्यूटीज के द्वारा जो गवर्नमेंट ने पैसा कलेक्ट किया है या करने की जो योजना है, द एस्टिमेट्स ऑफ दैट इज नथिंग बट टैक्स रेवेन्यू। सो टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज व्हाट वी कॉल एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द अदर आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? अब यहाँ पे 2 चीजें हैं बच्चों जो साइमल्टेनियसली हम एक्सप्लेन करते हैं, और एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे बार बार अगर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आए, राइट? तो ये अब ध्यान से सुनना। डायरेक्ट टैक्स एक वो टैक्स है जो पहली चीज इनकम और वेल्थ पे लगता है, ठीक है? सो दिस इज इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दी फर्म्स, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है विच इज इम्पोज्ड ऑन, सो दिस इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पहली चीज एक ये हो गई, राइट? जो कि रिलेटिवली आसान है समझनी। हम कोई भी चीज खरीदते हैं मार्केट में जाके, उस पे जो टैक्स लगता है आजकल, जो व्हाट वी आर अवेयर ऑफ इज, पहले तो अलग अलग किस्म के टैक्सेस थे, आज भी कुछ उनमें से हैं, बट प्राइमरली इफ आई टॉक अबाउट से जीएसटी, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज वो किसी कमोडिटी या सर्विस पे लग रहा है। आप सर्विस चार्ज पे करते हैं, अगर बाहर खाना खाने जाए, यू आर चार्ज फॉर अ सर्विस टैक्स या सर्विस चार्ज, दैट इज नथिंग बट एन इनडायरेक्ट टैक्स।
बट डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन योर इनकम एंड वेल्थ, जैसे इनकम टैक्स। और डिटेल में इसके डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहले यहाँ पे बता दूं दूसरा इसका कॉनोटेशन, एंड दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट। सो डायरेक्ट टैक्स बच्चों ये वो वाला टैक्स है जिसमें द लायबिलिटी टू पे and financial burden lie on the same person। ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें लायबिलिटी टू पे एंड फाइनेंशियल बर्डन लाई ऑन द सेम पर्सन। अब ये क्या टर्म्स है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। लायबिलिटी टू पे नाम से क्या पता चल रहा है कि उसको देने की, उसको पे करने की जिम्मेदारी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इनकम टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें मैं इकट्ठी साथ में बोल दूंगी, फाइनेंशियल बर्डन और लाइबिलिटी टू पे। इफ यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी क्लोजली। आई एम एम्प्लॉयड, आई एम वर्किंग, जो मेरी सैलरी आती है वो टैक्स कट के आती है, ठीक है, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, राइट। पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साल के एंड में उसका रिटर्न फाइल करूं। ठीक है, मैं रिटर्न नहीं फाइल करूंगी, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि मेरी क्या टोटल इनकम है और उसमें से मैंने कितना टैक्स पे मेरा बनता है और मैंने कितना पे किया है, तो पेनल्टी किस पे लगेगी, मेरे पे लगेगी, राइट। सो आई एम लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। वन थिंग, फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन किस पे है, क्या किसी और बंदे पे है या मेरे पे है। अगर मैं कमा रही हूं, जो मेरी सैलरी है, फाइनेंशियल बर्डन भी तो मेरा ही है। मैं अपनी सैलरी में से, अपनी पॉकेट में से ही पे करूंगी। मैं अपने नेबर को तो नहीं बोल सकती कि मेरा इनकम टैक्स है यार तू पे कर दे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। सो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसपे दोनों चीजें, लायबिलिटी टू पे, उसको जमा कराने की जो जिम्मेदारी है वो, और फाइनेंशियल बर्डन सेम पर्सन पे लाए करेगा। मतलब आप इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं कर सकते, राइट। सो बर्डन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स कांट बी शिफ्टेड, फाइनेंशियल बर्डन उसी पे है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब ये दोनों चीजें स्प्लिट हो जाएंगी, देखते हैं कैसे। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं बच्चों जहां पे लाइबिलिटी टू पे एंड द फाइनेंशियल बर्डन lie on डिफरेंट पीपल या डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। सो ये दोनों चीजें स्प्लिट हो गई, डिफरेंट लोगों पे लगेगी। कैसे, इफ आई टॉक अबाउट से जीएसटी अगेन, राइट, तो जीएसटी पे कौन कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन किस पे है, फाइनेंशियल बर्डन कंज्यूमर पे है, ठीक है। पर कंज्यूमर तो एक्चुअली फाइल नहीं कर रहा उसको, एज इन जो डिपॉजिट करने की, जो जमा कराने की जिम्मेदारी है वो कंज्यूमर की नहीं है। आपने कोई सामान खरीदा, जो भी चीज खरीदी आपने, उसके उसके प्राइस में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपने पैसे दिए तो जीएसटी आपने पे करा, तो फाइनेंशियल बर्डन किसका हुआ, कंज्यूमर का। बट उसको जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है, सेलर की, ठीक है। जिसका भी वो GSTIN होगा वो डिपॉजिट कराएगा उसको टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट। सो लाइबिलिटी टू पे इज से ऑफ द सेलर एंड फाइनेंशियल बर्डन इज ऑफ द कंज्यूमर। तो सेलर ने क्या करा, बर्डन को पास ऑन कर दिया, शिफ्ट कर दिया ऑन टू द कंज्यूमर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी शिफ्टेड। तो फिलहाल देखो बच्चों, मैंने तीन चीजें लिखी हैं, एक दो और भी चीजें आएंगी डिफरेंसेस में, वो तब डिस्कस करेंगे, इकट्ठे बम्बार्डमेंट नहीं करूंगी मैं। तो यहाँ पे हमने कहा डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है पहला जो इनकम और वेल्थ पे लगता है, इंडिविजुअल्स और फर्म्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, सिंपल। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि या जिसके लिए, फॉर विच द लाइबिलिटी टू पे एंड द फाइनेंशियल बर्डन लाई ऑन द सेम पर्सन, राइट। बर्डन कांट बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके लिए लाइबिलिटी टू पे एंड द फाइनेंशियल बर्डन लाई ऑन डिफरेंट पर्संस, सो बर्डन कैन बी शिफ्टेड। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, राइट।
सो नाउ अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे हमने शुरुआत ही की, सबसे पहले वही लिख देती हूँ, इनकम टैक्स। सो इंडिविजुअल्स की जो इनकम पे टैक्स लगता है, ऑब्वियसली उसका बर्डन नहीं शिफ्ट किया जा सकता, उनकी इनकम पे लगेगा, वही रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स दैट अफेक्ट्स द इनकम डायरेक्टली, राइट। दूसरा, अगर मैं कहूं यहाँ पे से वेल्थ टैक्स, वेल्थ या प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी पे लगता है, आपके एसेट्स पे लगता है, अक्यूमुलेटेड। सो दैट इज ऑल्सो पेएबल बाय यू फ्रॉम योर ओन इनकम, राइट, वॉट एवर एसेट्स यू हैव। सो दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स फॉर द सेम रीजन। यहाँ पे एक चीज याद रखना बच्चों, अगर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, आगे मैं दिखाऊंगी आपको, जैसे ही कोई भी टैक्स का नाम देके पूछ लिया, इसको बताओ ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो अगर हमने कहा वो डायरेक्ट टैक्स है, तो क्यों है, रीजन में हम यही चीज लिखेंगे, जो ये वाली डेफिनेशन है, लाइबिलिटी टू पे एंड फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है। इनडायरेक्ट है तो तब भी इसी फॉर्मेट पे हमने लिखना है, इसी चीज को जस्टिफाई करना है, राइट, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग विच इज गिवन इन दी सीबीएसई मार्किंग स्कीम, जिसपे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तीसरा हम आते हैं प्रॉफिट टैक्स। अब बुक में शायद सिर्फ प्रॉफिट टैक्स दिया है या कॉर्पोरेट टैक्स है, मैं तीनों नाम लिख देती हूँ, क्योंकि वो तीन नाम नेशनल इनकम के यूनिट में भी दे रखे हैं, एक ही चीज है ये तीनों। सो प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट, तीनों एक ही चीज है, जो कंपनीज के प्रॉफिट पे लगता है। जैसे हमारी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स है, कंपनीज की इनकम नहीं होती, उनका प्रॉफिट होता है, तो उन उस पे जो टैक्स लगेगा दैट इज नथिंग बट अ डायरेक्ट टैक्स फॉर द सेम रीजन, इट हैज टू बी पेड, द फाइनेंशियल बर्डन इज ऑन टू द कंपनी एंड द लाइबिलिटी टू पे इज ऑल्सो विद देम, राइट। देन से द फोर्थ वन, डेथ ड्यूटी। अब डेथ ड्यूटी क्या है बच्चों, ऑब्वियसली जो मर गया वो तो टैक्स नहीं पे करेगा। इसको इस तरीके से यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अ पर्सन डाइज, किसी की डेथ हुई, उसकी प्रॉपर्टी जिसको मिली, जिसने इनहेरिट की, जो उसका लीगल हेयर है, तो उसको जो भी वेल्थ मिली, जो भी प्रॉपर्टी की जो भी मार्केट वैल्यूएशन है, उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी दैट पर्सन हैज इनहेरिटेड, उसको जो मिल गया बैठे बिठाए, वो उस चीज ने उसकी वेल्थ में इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो गोइंग बाय दैट वेरी कॉन्सेप्ट, आपकी वेल्थ या इनकम अफेक्ट हुई है, उसमें इंक्रीज हुआ है, तो उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, एंड दैट पर्टिकुलर टैक्स इज नथिंग बट अ डेथ ड्यूटी, राइट। इंडिया में ये अबॉलिश हो चुका है, अब नहीं है। अनदर वन, गिफ्ट टैक्स। अब ये भी एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। गिफ्ट टैक्स जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर आपको आपके पेरेंट्स से या रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, अगर नॉट रिलेटेड पर्सन से, ठीक है, ठीक है। सो द पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू यू, इफ यू रिसीव अ टैक्स, जो रिलेटिव्स नहीं है सच, इफ यू get a gift, right? So if you receive a gift from certain people who are not related, who are not your relatives, तो 50,000 से ऊपर के अमाउंट पे अगर आपको गिफ्ट मिलता है, तो जो रिसिपिएंट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, फॉर द सिंपल रीजन, बिकॉज आपको जो अमाउंट मिल रहा है दैट इज इम्पैक्टिंग, दैट इज अफेक्टिंग योर income or wealth, right? So you are liable to be paying a tax to the government in the form of gift tax. ठीक है, आई होप वी आर क्लियर विद दीज बेसिक एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट याद रखना, जहां पे भी इनकम और वेल्थ अफेक्ट हो रही है, उस पे जो टैक्स लगेगा वो बच्चों डायरेक्ट टैक्स होगा, और लिखने के लिए हम यही रीजन लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल पे। So indirect taxes, the examples of those. So say the first one. जैसे मैंने जब डिस्कस किया तभी मैंने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नाम में ही है गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, दैट गोज बाय द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इट। पहले होता था, या अभी भी जीएसटी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं है, तो अगर हम वहां पे बात करें वैट की, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट, तो चेन में जो लास्ट एंड पे सेल में जो आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन, तो उस पे लास्ट स्टेज पे जो टैक्स लगेगा दैट इज नथिंग बट योर वैट, राइट। तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज इट इज इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन पास ऑन हो जाएगा टू द कंज्यूमर, फॉर द सेम रीजन इट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट से एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बच्चों टैक्स होता है ऑन प्रोडक्शन। तो आप गुड्स बना रहे हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, तो आपकी प्रोडक्शन पे टैक्स लगाती है सरकार, तो दिस इज एक्साइज ड्यूटी, राइट। एक्सरसाइज मत कर देना इसको, एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज टैक्स भी बोल देते हैं। सो दैट इज नथिंग बट अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर दैट रीजन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। लिखने के लिए यही चीज लिखेंगे, ठीक है। से देन द फोर्थ वन, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो अगर आप हॉल में गए पिक्चर देखने, मूवी देखने, तो जो आपने उसका टिकट खरीदा उस पे भी टैक्स लगा हुआ है, वो कौन सा टैक्स है? दैट इज एन एंटरटेनमेंट टैक्स। पे कौन कर रहा है? आप, द व्यूअर ऑफ द मूवी, राइट। फाइनेंशियल बर्डन आपका है, उसको जमा कौन कराएगा? द मल्टीप्लेक्स का ओनर, राइट, द सेलर ऑफ इट, ठीक है। इसके अलावा आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। सो जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंड से ओके, इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट और कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पता होना चाहिए। इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी, जैसे बच्चों हम बोले नाम में इंपोर्ट आ रहा है, या कस्टम ड्यूटी अगर सिर्फ दिया हो तो दिस इज इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो कस्टम डिपार्टमेंट इसको कलेक्ट करता है द मोमेंट गुड्स आर रिसीव्ड, राइट। जो हमारा कंसाइनमेंट है वो आ जाता है बॉर्डर को क्रॉस करके, तो इंपोर्ट्स पे लगता है या एक्सपोर्ट्स पे लगता है। So either of the two cases, it is definitely imposed on the goods and services, and for that reason, it is termed as an indirect tax. ठीक है? So I hope we are clear with our uh, types of taxes, direct and indirect, right? So with this understanding now, let us move to the next page, जहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको मार्क करना बच्चों, ये कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। 4 पॉइंट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, सो 1 इज एक्स्ट्रा। अब डेफिनेटली यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है कि हमें बुक के हिसाब से ही पॉइंट्स लिखने हैं, तो बेसिस अगर आप नहीं भी लिखते हैं चलेगा। सबसे पहला पॉइंट बच्चों में, जिसमें अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ क्लास में, सबसे पहला पॉइंट should always be the meaning or definition। तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे उस तरीके से नहीं दिया हुआ, स्लाइड चेंजेस देयर। सो डायरेक्ट टैक्सेस हमने कौन से पढ़े थे बच्चों? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज फॉर विच द लाइबिलिटी टू पे एंड द फाइनेंशियल बर्डन लाई ऑन द सेम पर्सन। वो आपको यहाँ मिलेगा। द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन। आप डेफिनेशन ऊपर से अपना बुक में से मार्क करना जो मैंने आपको बताया है, बट पहला पॉइंट बच्चों डेफिनेशन का ही लिखेंगे ऑलवेज। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, so indirect taxes impact and incidence is on different persons, वही सेम चीज, ठीक है। तो लाइबिलिटी टू पे एंड फाइनेंशियल बर्डन लाई ऑन डिफरेंट पर्सन, ये मेरा बनेगा पहला पॉइंट, राइट। दूसरा पॉइंट, इम्पोज किस पे करते हैं, ये इम्पैक्ट किस पे आता है, सो यू कैन राइट दिस वन। सो डायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगता है? लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, ठीक है। तो ऐड करना चाहे यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, लेवीड ऑन इनकम एंड वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इट्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बनाना चाहें यहाँ पे बर्डन वाला, अलग से भी बना सकते हैं। सो बर्डन कांट बी शिफ्टेड, इन केस ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे बुक में आप देखें तो डेफिनेशन के साथ ही इसको क्लब कर रखा है, आप इसको सेपरेट पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो कवरेज और नेचर वाले 2 पॉइंट्स हैं, ये भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। सो टॉकिंग अबाउट से द नेचर फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है बच्चों? कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, एज इनकम इंक्रीजेस द टैक्स का परसेंटेज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर आपको पता हो हमारी कंट्री में भी, लाइक मेनी अदर कंट्रीज, व्हाट वी हैव इज अ स्लैब सिस्टम, राइट।
सो 2.5 लाख पर एनम तक तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट बढ़ता है, 10%, 20%, 30%। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, टैक्स का परसेंटेज बढ़ेगा। So that type of a tax is what we call as progressive in nature. So direct tax are usually progressive, right? Indirect taxes कैसे होते हैं? They are generally proportional in nature. ठीक है, अगर बुक में रिग्रेसिव दिया है वो भी कर सकते हो, प्रोपोर्शनल है वो भी कर सकते हो। इस पे थोड़ा सा अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाता है। बट अगर प्रोपोर्शनल की बात करो बच्चों, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मतलब ये है जो इनडायरेक्ट टैक्स हम गुड्स और सर्विसेज पे इम्पोज कर रहे हैं, दिस इज नॉट, इसका परसेंटेज इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू योर इनकम। ठीक है, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द इनकम। एज इन, समझने के लिए, अगर मैंने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो उस पे जितना टैक्स लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल से इट हैज अ 3 रुपीज टैक्स, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, राइट? तो 3 रुपए का जो उस पे टैक्स है वो मेरे लिए भी उतना ही है, और उसको कोई बहुत रिच पर्सन खरीदेगा उसके लिए भी उतना ही है, कोई बहुत पुअर इंडिविजुअल खरीदेगा उसके लिए भी उतना ही है। सो टैक्स का परसेंटेज is not directly linked with the income, right? That is the meaning of proportional in nature. I hope we have understood this, right? Next and the last aspect is as regards the coverage. Direct taxes की coverage क्या है? Limited है। अब कवरेज से यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे हमने कहा, जो लोग, जिनकी अभी आज के टाइम में अगर बात करूं, जिनकी इनकम सालाना एनुअल 2.5 लाख से कम है, उनके ऊपर टैक्स है ही नहीं, उनका टैक्स एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। सो आई एम यू नो एक्सक्लूडिंग सर्टन पीपल, राइट? सो डायरेक्ट टैक्सेस सबके ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा। सो दे हैव अ लिमिटेड रीच as they do not reach all sections of the economy. इवेजन की मैं बात यहाँ पे कर ही नहीं रही, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लिमिटेड रीच का मतलब आई होप वी आर क्लियर विथ, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस की रीच काफी ज्यादा होती है, एज अ वाइड रीच, सिंपली बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो कंज्यूमर सब है ना, सारे ही कंज्यूमर हैं। जो 2.5 लाख से कम कमा रहा है कंज्यूमर वो भी है, जो से अनएम्प्लॉयड है कंज्यूमर वो भी है फिलहाल, द वट एवर वे ही इज मैनेजिंग, राइट? सो जो भी कंज्यूमर है, जो भी वो कमोडिटी खरीद रहा है, उस पर जितना भी टैक्स है वो तो उसको पे करना ही पड़ेगा। दैट कैन नॉट बी एस्केप्ड। फॉर दैट रीजन indirect taxes have a wide coverage as they reach all sections of the society. ठीक है, आई होप वी आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे मैंने आपको कहा, ये 3 नंबर में इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस वाला क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा बच्चों, आइटम्स कैटेगराइज एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी कई बार आता है पेपर में, पहले बीच में कुछ टाइम रेगुलरली आया 3 नंबर में। तो आपको 3 अगर आइटम्स दे दी, एक पर्टिकुलर आइटम और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज फॉर 1 मार्क, तो आपको क्लासिफाई करना है, बताना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। और यहाँ पे एक चीज बच्चों आपको क्लियर कर दूंगी, अगर आप सिर्फ बता दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने यहीं पे कॉर्पोरेशन टैक्स, जो मैंने आपको पीछे नाम बताया था, सो कॉर्पोरेशन टैक्स इज, आपने लिखा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपने रीजन नहीं लिखा, सो नो रीजन या रॉन्ग रीजन, तो एज पर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप ये नहीं वहां पे क्लेम कर सकते कि मैंने ये लिखा था तो इसका आधा नंबर दे दो। अगर किसी ने दे दिया तो दैट इज योर लक, अदरवाइज एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम इधर अ 0 और अ 1, बिकॉज रीजन लिखना, करेक्ट रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज रीजन जरूर लिखें, बहुत बार बच्चे मिस कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्स लिख दिया और मेरा लिखने पे दिल नहीं है मैं छोड़ देती हूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा, राइट? तो एक बार नीचे यहाँ पे देखो, जो आपको पढ़ाया और बताया था वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो जस्ट लेट मी शो यू सर्टेन एग्जांपल्स ओवर हियर। ओके, कैपिटल गेन्स टैक्स मैंने मिस कर दिया था, गुड, यहाँ पे आ गया, वो ही बता देती हूँ। पहला देखो बच्चों, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स हमने पढ़ा था प्रॉफिट टैक्स है, तो ये मेरा क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अब रीजन यहाँ पे देखें, एज इट द इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन, राइट? तो मैंने आपको क्या बताया था? liability to pay the tax and actual burden of the tax या financial burden of the tax lie on the same person। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये इनडिस्पेंसेबल है, यही आपको नंबर दिलाएगी, आप यही लिखेंगे,
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अभी अभी हमने पढ़ा, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट दिस। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन जैसे हमने पढ़ा, राइट। तो लाइबिलिटी टू पे एंड फाइनेंशियल बर्डन लाई ऑन डिफरेंट पर्संस। ठीक। तीसरा इनकम टैक्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, डायरेक्ट टैक्स है। चौथा ये क्योंकि पेज मिस होने की वजह से छूट गया, सो यहाँ पे आ जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये क्या चीज है बच्चों, कैपिटल गेन हमारा क्या होता है? कैपिटल गेन मतलब अगर मैं कहूं मैंने शेयर्स खरीदे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, आई हैव बॉट द शेयर्स, राइट। मैंने शेयर खरीदा और उस शेयर का प्राइस, ये शेयर तब खरीदा था जब प्राइस वॉज लो। अब शेयर का प्राइस बढ़ गया, हालांकि मार्केट का वो हाल अभी नहीं है थैंक्स टू द ट्रम्प वाला सिचुएशन, यूएस एंड ईरान वाला वॉर, बट चलो स्टिल, अगर मैं कहूं अब शेयर्स का प्राइस इंक्रीजेस, शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मेरे को गेन हुआ। ठीक है। और अगर मैं वो शेयर्स बेच देती हूँ, आई सेल माई शेयर्स एट दिस इंक्रीज प्राइस, आई गेट अ गेन। तो इसको हम कॉमन भाषा में बोल देते हैं प्रॉफिट, पर वो इकोनॉमिक्स की भाषा में वो प्रॉफिट नहीं है बच्चों, वो प्रॉफिट नहीं होगा बिकॉज आई हैवंट डन एनीथिंग, दिस इंक्रीज इन प्राइस इज नॉट बिकॉज ऑफ माई एनी प्रोडक्टिव एफर्ट्स, राइट। सो ये इस गेन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट अ कैपिटल गेन। सिमिलरली अगर मैं अपना प्रॉपर्टी की बात करूं, मेरे पास एक घर है, जब वो मैंने खरीदा था उसका मार्केट वैल्यू कम थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मैंने उसको बेच दिया, राइट। तो दैट इज नथिंग बट अ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जो आपको हुआ वो आपकी इनकम को अफेक्ट कर रहा है, तो कैपिटल गेन पे सरकार टैक्स लगाती है विच वी कॉल एज अ कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, किस पे लग रहा है, आपकी इनकम पे लग रहा है, आप ही पे करोगे, आपका नेबर नहीं पे करेगा। सो फॉर द सेम रीजन कैपिटल गेन्स टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स एज इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन। आई वुड सजेस्ट, मतलब बुक में यहाँ पे ये आ रहा है इस वाली में, पर मैंने जैसे आपको बताया प्लीज वही लिखेंगे, लायबिलिटी टू पे एंड फाइनेंशियल बर्डन लाई ऑन द सेम पर्सन डायरेक्ट में, लाई ऑन डिफरेंट पीपल इन केस ऑफ इनडायरेक्ट। ठीक है। I hope we have understood the concept of direct and indirect taxes. So यहाँ पे दो किस्म के क्वेश्चन हमारे बने बच्चों, मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस वाला क्वेश्चन सीधा, और मोस्टली 3 या 4 नंबर का, और हमारा आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि हमारा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू बच्चों नाम से ही पता चल रहा है वो रेवेन्यू रिसीट्स जो टैक्सेस के अलावा बाकी सारे सोर्सेज से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसीट्स। ठीक है। अदर देन दोज ऑफ द टैक्स रिसीट्स। सो आई होप नाउ दिस इज विजिबल टू यू। ठीक है। ओके, राइट। सो अब हमें यहाँ पे जो बुक में एग्जांपल्स दिए हैं वो ध्यान से पढ़ रहे हैं, और सारे एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए, अगेन फॉर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन एंड द मीनिंग एज वेल, राइट। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट वन, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद करो हमने किसका बजट पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन बजट, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर एग्जाम्पल लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको जो लोन दिया उस पे क्या इंटरेस्ट की कमाई होगी। ठीक है। जैसे सिंपली बैंक भी अगर लोन देता है इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे इंटरेस्ट लेगी, राइट। तो जो इंटरेस्ट की कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट को हुई वो क्या है, दैट्स अ रिसीट। सो इंटरेस्ट अर्न्ड इज अ रिसीट। कैसी रिसीट है, टैक्स तो डेफिनेटली नहीं है, राइट। रेवेन्यू रिसीट है, क्यों, बिकॉज सेम चीज, क्या वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ा रही है, क्या वो इंटरेस्ट सरकार वापस पे कर देगी कि अच्छा आज आपने दे दिया 6 महीने बाद हम वापस कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने अपना कुछ बेचा, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो इंटरेस्ट
received or earned by the central government on loans granted to state or union territories is what we call as a non-tax revenue receipt. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़े, government receives interest on loans given by it to the state governments, union territories, even say private enterprises and the general public. ठीक है, लोन किसी को भी दिया है तो interest receipts from these loans is an important source of non-tax revenue. यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो हमेशा याद रखना, नॉन टैक्स रेवेन्यू तो है ही, रेवेन्यू क्यों बोला है, बिकॉज इट नीदर अफेक्ट्स, वो चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आइडेंटिफिकेशन में वो वही चीज लिखनी है, वही चीज काम आएगी. सो नीदर इंक्रीजेस liability of the government nor reduces assets. ठीक है, तो इसलिए रेवेन्यू कॉम्पोनेंट वही चीज बार बार रिपीट होगी. ठीक, और यहाँ यहीं पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, सो इसीलिए ये चीज मैं बार बार रिपीट करती हूँ सो दैट इट इज रजिस्टर्ड वेरी वेरी क्लियरली इन योर माइंड. द मोमेंट वी लुक एट अ रेवेन्यू रिसीट हमें पता है ना लायबिलिटी जनरेट हो रही है ना एसेट कम हो रहा है. ठीक, नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट वन. सो सेकंड यहाँ पे देखेंगे बच्चों, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स. प्रॉफिट, अब सरकारी कंपनियां भी हैं, ठीक है, तो सरकारी कंपनियां जो भी हैं, जैसे अगर सारी आप ऑयल कंपनीज की भी बात करें, राइट, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑल दीज कंपनीज, तो वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो किसका है, सरकार का ही है, सरकार के पास जाएगा. तो क्या वो प्रॉफिट कौन सी किस्म की रिसीट है, दैट्स डेफिनेटली अ रिसीट. कौन सी किस्म की रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट. अगेन फॉर द सेम रीजन, क्या गवर्नमेंट वो कंपनी को लायबल है वापस पे करने के लिए, नहीं. क्या गवर्नमेंट ने अपने कोई शेयर्स बेचे हैं, कंपनी बेची, नहीं. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द efficient routine functioning of the government company that we have earned as profit, right? तो प्रॉफिट गवर्नमेंट का क्या है, ऑब्वियसली नॉन टैक्स तो है ही, रेवेन्यू रिसीट, सो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. ठीक है, डिविडेंड, अगर गवर्नमेंट, डिविडेंड किस पे मिलता है बच्चों, डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन शेयर्स. डिविडेंड इज एन अर्निंग ऑन या रिसीट ऑन शेयर्स. तो अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उन शेयर्स पे उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उन शेयर्स पे जो कंपनी है उसने डिविडेंड रोल आउट किया, तो डिविडेंड की जो कमाई हुई सरकार को, वो भी क्या है, दैट्स नॉन टैक्स एंड अ रेवेन्यू रिसीट, बिकॉज गवर्नमेंट उसको वापस नहीं करेगी और गवर्नमेंट अपना कुछ बेच लेगी. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू, जैसे हमने पहले ही बात की थी, लाइक द इंडियन रेलवेज, एलआईसी, बीएचईएल एक्सेट्रा. It earns profits from the sale proceeds of the products of such public enterprises. Government also gets dividend from its investments in other companies. ठीक है, डिविडेंड प्राइमरली शेयर्स पे ही मिलता है, बट अगर आप ऐसे भी लिखें तब भी चल जाएगा. यहाँ पे ये जरूर याद रखना फिर से, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आई वोंट रिपीट दैट नाउ, कि रेवेन्यू रिसीट क्यों है. ठीक है, सो यू नीड टू बी ऑलवेज ऑलवेज क्लियर विद दैट. थर्ड वन बच्चों, हम यहाँ पे हम देखेंगे फीस. अब इसी के साथ दो किस्म के से पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे फीस है, नीचे लाइसेंस फीस है. ठीक है, फीस और फाइन इकट्ठा ही डिस्कस कर देती हूँ. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था फीस से ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज, राइट, या फीस, गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे रही है, कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको सर्विस मिल रही है, तो आप उसके लिए फीस दे रहे हैं. आप जाते हैं अपना पासपोर्ट बनवाने, उसके लिए आपको फीस पे करनी है, राइट. सो फीस क्या है, फीस इज अ पेमेंट विच गवर्नमेंट इज चार्जिंग टू यू फॉर द सर्विसेज इट इज रेंडरिंग. ठीक, तो फीस क्या है, गवर्नमेंट की रिसीट है, गवर्नमेंट की कमाई है, टैक्स नहीं है, ऑब्वियसली इट्स अ नॉन टैक्स. रेवेन्यू क्यों हो गया, सिंपली अगेन फॉर द सेम रीजन, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी, आपने सर्विस ली है, बदले में पैसा दिया है, राइट. सो इट इज नॉन रिफंडेबल. ठीक है, इट वोंट बी पेड बैक, सो देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना कुछ बेच नहीं रही, यहाँ पे नो असेट्स आर बीइंग रिड्यूस्ड, राइट. सो ये वाला पॉइंट पढ़ लें एक बार पहले. सो फीस रेफर टू द चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट to cover the cost of recurring services provided by it. ठीक है, such services are generally in public interest and fees is paid by those
who receive such services. It is also a compulsory contribution like टैक्स, मतलब वो पे करना जरूरी है। टैक्स यहाँ पे आप लेके कंफ्यूज ना हो, डेफिनेटली ये टैक्स नहीं है, ठीक है। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज अगर आप वो फीस नहीं पे करोगे तो आपको सर्विस मिलेगी नहीं। सो कोर्ट फीस, registration fees, import fees are certain example of the fees, right? तो फीस वर्ड आगे ऑलरेडी अटैच्ड है। सो अगर आप जैसे कोर्ट फीस फॉर एग्जांपल, अगर सर समझाने के लिए बोलूं, कोई लॉ सूट फाइल करता है या कोई पिटिशन फाइल करता है तो उसके लिए आपको कोर्ट फीस पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फीस जैसे होती है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको उस पे उसको रजिस्टर कराना है अपने नाम में, राइट? सो उसकी जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस हैं, दैट इज नथिंग बट द रजिस्ट्रेशन फीस। सिमिलरली इंपोर्ट फीस, इंपोर्ट ड्यूटी अलग होती है बच्चों। इंपोर्ट ड्यूटी वॉज और टैक्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंपोर्ट ड्यूटी वॉज अ टैक्स जो हमने ऊपर पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। इंपोर्ट फीस अगेन, जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो इंपोर्ट फीस अलग होती है जो लगेगी, अगेन दैट इज रिलेटेड टू द क्लियरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इश्यूज हैं कस्टम डिपार्टमेंट के, उस पे, राइट? तो यहाँ पे फीस वर्ड आपको जरूर दिख जाएगा। सो जो भी फीस है दैट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक। अगला यहाँ पे देखेंगे, आपके सामने एक और किस्म की फीस आ गई। सो लेट मी जस्ट टेक इट अप कंप्लीट। लाइसेंस फीस बच्चों। तो लाइसेंस फीस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। लाइसेंस क्या होता है? किसी चीज की परमिशन। परमिशन हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मेरे को अपनी सेफ्टी के लिए गन रखनी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, राइट? या मेरे को गाड़ी चलानी है तो मेरे को उसके लिए लाइसेंस बनवाना है उस, ठीक है। तो अगर आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं अथॉरिटी में, आपको उसके लिए फीस पे करनी है, राइट? सो दैट इज अगेन दैट इज ऑल्सो अ फीस एंड दैट वी कॉल एज अ लाइसेंस फीस। तो उसकी कैटेगरी अलग कर दी। So it's a payment charged by the government to grant permission for something, right? Fees ही है for that same reason. It's again a non-tax revenue receipt. For example, license fee paid for permission of keeping a gun or to obtain a national permit for commercial vehicles, right? That is also a license. ठीक है? So again, I hope you are clear why this is a non-tax revenue receipt. बार बार वही चीज मैंने रिपीट करी है, याद रखना उसको, that's very important. Fifth one, fines and penalties. नाम से बड़ा क्लियर है। तो फाइन और पेनल्टी कैसे, अगर आप लॉ को अबाइड बाय नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आपने रेड लाइट जंप करी, तो पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, आपका क्या करेगा, चलान काटेगा, राइट? तो चलान क्या है, दैट इज ऑल्सो दैट विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की रिसीट का हिस्सा होगा। क्या गवर्नमेंट उसको आपको वापस कर देगी कि ये लो बेटा 3 महीने बाद वो पैसा वापस ले लो? बिल्कुल भी नहीं। क्या गवर्नमेंट अपना कुछ बेच रही है? नहीं, राइट? तो all the fines and penalties imposed on the law breakers, वो भी बच्चों हमारी क्या हो गई, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो डेफिनेशन मार्क कर लें, they refer to those payments which are imposed on the law breakers. For example, fine for jumping a red light or penalty for non payment of tax. जैसे मैंने आपको कहा, अगर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करती, मैं टैक्स नहीं भरती, तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी, बिकॉज लाइबिलिटी मेरी थी, राइट? तो मेरे को ही पकड़ा जाएगा, चाहे मेरे पे मॉनेटरी पेनल्टी लगे, पेनल्टी दूसरी भी होती है, जेल भी हो जाती है, राइट? तो बड़ी यहाँ पे मॉनेटरी की बात कर रहे हैं। सो पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। फाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेस, ऑफ कोर्स टैक्स नहीं है ये। एज अ फॉर्मर इज लेविड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वेयर एज अ लैटर इज इम्पोज्ड टू जेनरेट रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ इतना ही करो, this is also sufficient. We are not going into distinguish between the fine and the tax, right? Next one, S cheats. अभी ये थोड़ी नई चीजें हैं जो बच्चे खास तौर से इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, वो याद रखें। वैसे सबको याद रखना है, सबके सिलेबस में है, पर स्टिल प्रोजेक्ट वाले बच्चे खास तौर से ये वाली जो चीजें हैं, एस चीट्स आगे आपको दिख रहा है, 8.4 फीचर्स, ये वाइवा में कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे यूजुअली ये वाले पॉइंट भूल जाते हैं, ठीक है। तो एस चीट क्या चीज है बेटा, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो एस चीट इज नथिंग बट, जैसे फिर से आपको एग्जांपल दूं, देर इज अ पर्सन, राइट? उसका जो भी घर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, दैट पर्सन डाइज, ही पासेस अवे एंड ही डज नॉट हैव अ लीगल हेयर,
लीगल एयर उसका कोई नहीं है, मतलब उसका उसकी कोई विल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी किसको पास ऑन होगी, वो ऐसा कोई भी बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में इस बंदे की जो प्रॉपर्टी है और इसकी जो भी वेल्थ है, जो भी एसेट्स हैं, वो कौन अक्वायर कर लेगा? वो गवर्नमेंट अक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को मिल गया, तो गवर्नमेंट की रिसीट हुई। और कौन सी रिसीट है? ऑब्वियसली टैक्स नहीं है। रेवेन्यू क्यों है? सिंपली बिकॉज गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं है, और गवर्नमेंट ने अपना कुछ नहीं बेचा, गवर्नमेंट को बैठे बिठाए किसी की प्रॉपर्टी और किसी का वट एवर दी एसेट्स गवर्नमेंट हैज अक्वायर्ड, राइट? सो इस चीट एक बार यहां पे देखें, इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर और अ विल। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। और ये गवर्नमेंट अक्वायर करेगी तो गवर्नमेंट को बैठे बिठाए एक रेवेन्यू रिसीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखें बच्चों, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। सो नाम से हमें क्या पता चल रहा है? गिफ्ट और ग्रांट। अगर हमें, जैसे इंडिविजुअल्स को भी, किसी को आपको गिफ्ट मिलता है, ठीक है, आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट मिला, तो क्या आप एक महीने बाद जाके गिफ्ट वापस कर दोगे? नहीं। ठीक है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, गिफ्ट इज आउट ऑफ द रिलेशनशिप विच वी हैव, तो जिसने आपको दिया उसके जब बारी आएगी आप उसको भी गिफ्ट दे दोगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स यूजुअली। तो सिमिलरली फॉर द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को गिफ्ट मिलता है कहीं से या ग्रांट मिलती है, ग्रांट इज नथिंग बट से अ फाइनेंशियल हेल्प, राइट? सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, grant is nothing but a financial help। तो अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, जैसे अगर हम कहें अर्थक्वेक आया या फ्लड आया, ठीक है, तो किसी और गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प करी, ठीक है, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने, सम अदर गवर्नमेंट, समबडी हेल्प्ड अस, सो हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो क्या है? हमारा रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी नहीं है, हम वो पैसा वापस नहीं करेंगे, दैट वाज अ हेल्प गिवन टू अस। ठीक है, तो क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, डिजास्टर वाली सिचुएशन है, तो हेल्प दी गई, आप उसको वापस नहीं कर रहे हो, लाइबिलिटी नहीं है, और आपने अपना कुछ बेचा नहीं है, राइट? So government receives gifts and grants from foreign governments and international organizations. Sometimes individuals and companies also voluntarily gift money to the government. Such gifts are not a fixed source of revenue and are generally received during national crises such as war, flood, etc. ठीक है, तो आप बेसिक इतना याद रखें, और इसके बाद ये याद रखें कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, फिर से उसी रीजन की वजह से जो मैं बार बार रिपीट करती आ रही हूँ, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चों, फोर फीचर्स एंड स्पेशल असेसमेंट। सो अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, फोर फीचर्स, अभी ये भी हमारी एक नई टर्म आ गई। पॉइंट नंबर 8, फोर फीचर्स। सो फोर फीचर्स आर नथिंग बट अगेन अ पेनल्टी। ठीक है, एक स्पेसिफिक पेनल्टी है जो कि इम्पोज की जाती है फॉर नॉन फुलफिलमेंट और नॉन, इफ यू डोंट अबाइड बाय द कोर्ट का ऑर्डर्स, राइट? सो दैट इज अगेन, क्योंकि पेनल्टी है तो पेनल्टी आप भरेंगे, पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास, दैट्स अ गवर्नमेंट का रिसीट। कौन सा रिसीट? अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, राइट? So these are in form of penalties which are imposed by the courts for non-compliance of orders or non-fulfillment of contracts etc। ठीक है, तो जो भी लीगैलिटी, जो भी प्रोसीजर्स हैं, अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो आपके ऊपर पेनल्टी जो लगेगी, दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू रिसीट का सोर्स फॉर द गवर्नमेंट, राइट? नेक्स्ट एंड द लास्ट वन बच्चों, स्पेशल असेसमेंट। अब लेट मी एक्सप्लेन यू विद दिस। अगर मैं आपको कहूँ यूजुअली किस तरीके से काम करता है वो भी बता देती हूँ, बट यहाँ पे जो स्पेसिफिकली दिया है हम उतना भी कर लें तो भी चलेगा। अगर मैं आपको कहूँ हमारे सोसाइटी में, राइट, हमारे एरिया में जो रोड है वो टूटी हुई है, यहाँ स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है उस हिसाब से, तो स्ट्रीट लाइटिंग कराने के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग एंड रोड्स अगेन आर व्हाट, पब्लिक गुड्स, राइट? मोस्टली हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को अगर हमने कहा हमारे एरिया में इस चीज की डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए पैसा लगेगा, चाहे रोड बनानी है, स्ट्रीट लाइट एस्टेब्लिश करनी है, सेटअप करनी है, तो वो पैसा कई बार फिर उस केस में क्या होता है, रेजिडेंट से इकट्ठा करा जाता है एज अ स्पेशल केस, कि चलो पैसा कलेक्ट करते हैं
इसको हम यूजुअली टैक्स नहीं बोलते बिकॉज ये रेगुलर नहीं है, हमेशा नहीं लगेगा। ये एक स्पेसिफिक काम के लिए वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जनरेट कर रहे हैं। तो आप रेजिडेंट से पैसा इकट्ठा करें, वो जो पैसा कलेक्ट होगा उससे हम रोड बनाएंगे, या जो पैसा कलेक्ट होगा उससे हम स्ट्रीट लाइट बनाएंगे। राइट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, उसको हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ किस रेफरेंस में दिया है तो वो भी एक बार डिस्कस कर देती हूँ। अगर मैं कहूँ आपके घर के पास कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई, जैसे मेट्रो लाइन आ गई, या आपके घर के पास से फ्लाईओवर बना, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, सो प्रॉपर्टी का रेट हैज गॉन अप, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई आपके घर की। और क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एफर्ट से, और इसकी वजह से ही बढ़ गई। तो ये बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी? एक चार्ज लेगी। ठीक है, दैट्स चार्ज विच द गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम यू, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज अ स्पेशल असेसमेंट। ठीक, तो अब यहाँ पे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको पढ़ते हैं। सो इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ओनर्स of those properties whose value has appreciated due to the developmental activities of the government. ठीक है, for example, if value of a property near a metro station has increased, then a part of the developmental expenditure is recovered from the owners of such property in form of special assessment. आई होप वी आर क्लियर विद दिस बच्चों। तो 9 स्पेसिफिक आइटम्स अभी हमने पढ़ी, 9 एग्जाम्पल्स पढ़े ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। 9 के 9 सारे याद करने हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, यूजुअली क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि 3 या 4 नंबर में आपको पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन से 3 और 4 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, मोस्टली नॉट। यूजुअली हमें क्या होता है, जैसे मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ऊपर बताया था आपको, फॉर एग्जाम्पल 3 आइटम्स दी हुई हैं, ठीक है। सो उसमें आपको क्लासिफाई करना है वो टैक्स है या नॉन टैक्स है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं से इनकम टैक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एस चीज एंड आई गिव यू इंटरेस्ट, राइट। ये मैं आपको कहती हूँ, ये 3 मैंने आपको आइटम्स दी हैं, क्लासिफाई देम एज अ टैक्स रेवेन्यू और अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, सो दैट वेज इट कैन बी। सो क्लासिफिकेशन वाले उसमें पूछा जाता है। अभी हमने क्योंकि अगला टॉपिक नहीं किया, कैपिटल रिसीट्स नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन क्वेश्चन हमारा वहां भी बनता है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, सो तभी आपको सारे के सारे जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बच्चों, उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग आप याद करें, और बस एक चीज याद रखें कि वो रेवेन्यू रिसीट क्यों है, वो चीज मैंने बार बार यहाँ पे एम्फेसाइज किया है। सो प्लीज रिमेम्बर दैट, राइट। कैपिटल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन विद क्वाइट अ लॉट टुडे, राइट। सो आई होप यू डू रिवाइज ऑल दिस। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन पुट अ कॉमेंट ओवर देयर एंड दैट कैन बी डिस्कस्ड, राइट। So enjoy studying. We'll continue in the next class. Thank you so much.